हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो डाले थे जिसमें हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क होता है, उसमें क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसके वैलिड एलिमेंट्स क्या हैं। फिर हमने आपको वाइड एग्रीमेंट और वाइड एग्रीमेंट के बारे में बताया, डिटेल में बताया है। आशा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगर आपको उसको नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। आज हम एक नए उसकी बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें बात करेंगे कि वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। इसके पहले हमने आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। तो वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो शुरू से ही इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लीगल इफेक्ट नहीं होता है। वाइड एग्रीमेंट यदि है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। वो शुरू से ही एब इनिशियो जो है वो क्या होगा, वो वाइड होगा। तो वाइड एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होते हैं, वो हम आज बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको एक लिस्ट दी है, इसमें दिया है कि वाइड एग्रीमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है एग्रीमेंट बाय आर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। इनकॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब होता है, जैसे 11 में कहा गया है कि पार्टीज जो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब जो माइनर है, अनसाउंड माइंड है। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, उनके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एबिलिशियो मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वो शुरू से ही वाइड होता है। आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप माइनर से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वाइड होता है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो सेक्शन 11 में इसकी बात की गई है। उसके बाद दूसरा आता है एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सेक्शन 20 में कहा गया है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो लोगों के बीच में किया गया है और वो बाय मिस्टेक भूल से उन्होंने कैसा एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें दोनों ही पार्टी जो है वो फैक्ट की कोई भूल कर रहे हैं, लॉ भूल नहीं कर रहे हैं, फैक्ट की भूल कर रहे हैं। सपोज अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट किया है कि वो एक जो है वो खरीदना चाहता है, कोई मकान या दुकान खरीदना चाहता है, और वो मकान दुकान खरीद जिस समय तो एग्रीमेंट किया था उसको नहीं पता था कि वो मकान दुकान जो है वो उस समय वर्तमान में है कि नहीं है, और उसने एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो मकान और ये दुकान है उसमें जो है वो उसका वहाँ पर अस्तित्व नहीं है, या वो किसी तरीके से जो नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार की जो भूल होती है वो हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक्स। अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं कि वाइड एग्रीमेंट। फिर बात आती है थर्ड की है एग्रीमेंट विद ऑब्जेक्ट ऑफ आर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। अगर कोई जो है उसका कंसिडरेशन होता है या उसका ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो अनलॉफुल होते हैं, आपने कोई एग्रीमेंट किया और उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन किस ऑब्जेक्ट से आपने उसको एग्रीमेंट किया है, अगर उसका ऑब्जेक्ट ही जो है वो अनलॉफुल है तो सेक्शन 23 में ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो वाइड होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट। अगर एक तो उसके पहले 23 में कहा गया है कि पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन और पूरा ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है। इसके 24 में कहा गया अगर पार्ट में, अगर उसका कुछ पार्ट जो है लॉफुल है और कुछ पार्ट जो उसका अनलॉफुल है, तो जो इन पार्ट में दिया है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक पार्ट उसका वैलिड है और एक पार्ट उसका इनवैलिड है, अगर उसको अलग नहीं किया जा सकता है तो पूरा का पूरा वो एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वाइड होगा। तो सेक्शन 24 में आता है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड होता है। फिर आता है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 में कहा गया है कि ऐसा एक जो हमारा जो एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन की बात नहीं की गई, जिसमें किसी मूल्य की बात नहीं की गई है। तो अगर बिना मूल्य के कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी हमारा वाइड होता है। इसमें 25 में कहा गया है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी की शादी, दो पार्टियों को किसी शादी में के लिए उनको कोई रोक लगाता है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है। फिर इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझ लेते हैं, अगर किसी माइनर की शादी के लिए अगर कोई रोक लगाता है तो वैलिड है। लेकिन अगर अदर देन माइनर, अगर कोई कहता है कि भाई तुम इसी व्यक्ति से शादी करोगे या तुम इसी शहर में शादी करोगे तो हम एग्रीमेंट करते हैं, हम आपको इतना पे करेंगे, या ये इतने समय के अंदर आप शादी करोगे तो आपको इतना पे करेंगे, या हमारा ये आपका एग्रीमेंट है। तो इस तरह की अगर शर्तें लगाता है तो इस तरह की शर्तें जो होती है ये वाइड एग्रीमेंट में आती है। तो ये सेक्शन 26 में कहा गया है कि इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है। सिर्फ माइनर की शादी का अगर कोई रिस्ट्रिक्ट लगाता है कि भाई माइनर की शादी है, जब तक मेजर नहीं हो जाता है आप जो है हम आपको जो है एग्रीमेंट करते हैं, तो इस
इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो वाइड है, क्योंकि माइनर की बात की गई, माइनर की शादी तो ऐसे ही इसमें नहीं मान्य की गई है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। अगर ट्रेड के बारे में कोई एग्रीमेंट करता है कि भाई दो लोग हैं किसी व्यापार के बारे में समझौता करते हैं कि भाई हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और आप यहाँ पर व्यापार नहीं करोगे तो हम आपको इतना जो पे करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर वो पे नहीं करता है तो आप इसको फाइल नहीं कर सकते हैं कि आपने इस तरह से एग्रीमेंट किया था। तो इस तरह का एग्रीमेंट जो होता है अगेंस्ट द जो ट्रेड होगा, कि आप किसी को ट्रेड में किसी के व्यापार में आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि आप इस जगह में व्यापार मत करो, आप यहाँ व्यापार मत करो, या आप इस लिमिट के अंदर ही व्यापार करो। इस तरह की अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो वाइड होती है। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जब किसी फर्म में या जब उसकी गुडविल जो फर्म की गुडविल बेच दी जाती है तो जो गुडविल खरीदता है वो ये रोक लगा सकता है अदर पार्टनर्स के लिए, भाई हम इस समय तक आप इतने क्षेत्र में आप ये व्यापार नहीं करोगे क्योंकि हमने आपकी गुडविल आपकी जो है खरीदा है। तो वो सब तो वैलिड है, वहाँ सब लगाई जाती है, लेकिन बिना किसी गुडविल के जिसके गुडविल को परचेज किया है तो वहाँ पर कोई शर्त नहीं लगाई जाती है कि आप इस जगह व्यापार नहीं करोगे। तो इस तरह से अगर आप जो है एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड होते हैं। उसके बाद सेक्शन 29 में दिया गया है एग्रीमेंट विच इज नॉट सर्टेन। ऐसे एग्रीमेंट जो निश्चित नहीं है, सर आपने जो तो एग्रीमेंट किया है लेकिन एग्रीमेंट निश्चित नहीं है। एग्रीमेंट निश्चित होना चाहिए, आप किस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस मूल्य का एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस संबंध में एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो निश्चित होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं करें कि भाई ठीक है आपने कहा कि भाई हम आपके यहाँ से जो है वो 50 बोरे जो है आप जो है वो चावल की बात कर रहे हैं, हमें 50 बोरे चावल चाहिए। अब वहाँ के स्टॉक में तो उसमें बहुत तरह के चावल है, कई किस्म के चावल होते हैं, तो आपको उस पूरी किस्म की बात करनी होगी कि हमें किस किस्म का और किस रेट का चावल चाहिए, क्या चाहिए, तो ये निश्चित होना चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो अनिश्चित होते हैं और वो वाइड होते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर का मतलब होता है ऐसी कोई जो है एग्रीमेंट करना जो आपकी जो एग्रीमेंट जो है वो स्किल पर डिपेंड नहीं करती है, वो आपके सिर्फ जो है वो आपके जो है चांस पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप कोई चांस की बात करते हैं कि अगर आप वहाँ पर जो है इस तरह की बात कर चांस की बात करते हैं जो स्किल नहीं है तो वो जो है वो एग्रीमेंट क्या होता है वो वाइड होता है। इसमें सिर्फ चांस की बात आती है कि अगर चांस बाई चांस आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है आपका जो वाइड होगा। लेकिन जो एग्रीमेंट स्किल के साथ किया जाता है वहाँ जीत हार की बात होती है, कोई प्रतियोगिता होती है, तो वहाँ स्किल के साथ अगर कोई जीतता हारता है तो वहाँ पर वो एग्रीमेंट जो होता है वो वैलिड एग्रीमेंट होता है। लेकिन जहाँ पर सब की बात आती है कि भाई ठीक है ये चांस की बात है कि हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि आप हेडटेल की बात करते हैं कि भाई ठीक है आप हेडटेल का अगर हेड आया तो हम जीतेंगे और टेल आया तो आप हारोगे। इस तरह का अगर आप कोई वो करते हैं, कोई शर्त लगाते हैं, कोई चांस जो चांस पर डिपेंड करता है तो वो जो है वो वाइड वो जो होती है वाइड एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा जो है सेक्शन में कहा गया है एक ऐसा एग्रीमेंट करना जो भी है वो जो है इम्पॉसिबल हो जाए, जो भविष्य में जो है इम्पॉसिबल हो जाए। एग्रीमेंट तो आपने किया और एग्रीमेंट करने के बाद जब आपको उसको परफॉर्म करने की बात आई तो जो प्रॉमिसर होता है और जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसिंग की जो बात आएगी उसको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के समय वो जो है वो चीज़ नहीं रहती है। इसका एक एग्जाम्पल आप इसमें देख के मानिए कि आपने किसी जमीन का सौदा किया और वो जमीन जो है उसके बाद क्या होगा कि जब आप जब निर्माण की बात की कि भाई हम आपकी जमीन का निर्माण करके आपको निर्माण का दस्ता देंगे, और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका निर्माण का समय आया तो वो जमीन ही किसी गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया या वो किसी ऐसे जगह पे थी कि जो बाढ़ आ गई या वो जमीन वहाँ से बह गई, तो ऐसा जो परफॉर्मेंस होता है आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को आपने एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा एग्रीमेंट होता है इम्पॉसिबल होता है। तो ये एग्रीमेंट अगर किया गया है तो वाइड होता है। उसके बाद आता है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस व्हिच इज इल्लीगल। हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं कि एक प्रॉमिस को पूरा करेंगे तो उसके बाद दूसरी प्रॉमिस जो परफॉर्म करेंगे। तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस अगर होती है इलीगल होती है कि हमने ये एग्रीमेंट किया कि हम आपको जो है हम आपको एक जो है मकान जो है वो किराए पर दे रहे हैं और इसका रेंट जो है इतना लेंगे, 5,000 रुपये मान ले रहे हैं, और अगर आप इसको जो अगर आप अभी इलीगल रूप से अगर इसमें यूज करते हैं तो इसका रेट 7,000 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर जो ये बात आ गई है कि जो इलीगल चीज़ है जिसकी आपने बात की कि अगर आप इसी इलीगल यूज करते हैं और वो व्यक्ति इसको इलीगल यूज करता है तो आप उससे 7,000 रुपये जो आपने वो नहीं ले सकते क्योंकि वो चीज़ इलीगल है।
तो ये चीज हमारी आती है सेट ऑफ प्रॉमिसेस में आती है, रिसीवेबल प्रॉमिसेस में आती है जो कि इलीगल है। तो ऐसा भी जो हमारा जो है वो जो है एग्रीमेंट है वो वैलिड होता है। फिर आता है इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस। अल्टरनेटिव प्रॉमिस अगर आप करते हैं और अल्टरनेटिव प्रॉमिस में क्या होता है वो इलीगल है। जैसे कि आपने क्या प्रॉमिस किया कि भाई मुझे एक है आप हम 50,000 रुपये में हमने एक सौदा किया और आपको आपने कहा हम 50,000 रुपये में हम ये एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट में या तो आप हमें जो है ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो लीगली वैलिड है और कुछ ऐसी चीज़ें दे रही हैं इलीगली है, उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो जो जिसका सौदा आपने किया लीगली जो है वो चीज़ खरीदने का सौदा किया है वो चीज़ तो अल्टरनेटिव प्रॉमिस में वो चीज़ सही है, लेकिन जिसने आप इलीगल जो है परचेजिंग की बात की है कि आप तो उसका जो आपका जो प्रॉमिस होगा वो जो होगा इलीगल होगा। और इस तरह के जो है जो आपका जो प्रॉमिस होगा फुलफिल नहीं होगा वो प्रॉमिस इलीगली जो है वो वैलिड होगा, उसका परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो ये हमने आपको आज बताया कि स्पेशली जो है डिफरेंट बाइंड एग्रीमेंट किए गए। इस तरह के एग्रीमेंट अगर आते हैं किए जाते हैं तो इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं वैलिड होते हैं। और बाइंड एग्रीमेंट होते हैं उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, उससे ही जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वो बाइंड एग्रीमेंट होते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो हम आज हमने आपको इसके बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी समझ आया होगा और ये समझ आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह की वीडियो आपको बनाते के देते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। थैंक यू।